आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा एनडीए की बैठक की भी हो रही है। संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक के दौरान गर्मजोशी देखने को मिली। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचे तो पूरा हॉल मोदी मोदी की आवाज से गूंज उठा। इसके बाद पीएम ने सबसे पहले वहां रखी भारतीय संविधान के किताब को अपने माथे से लगाया, फिर नीचे झुककर हाथ भी जोड़े। इसी बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। वो मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंचे तो फिर पीएम के पैर छूने की कोशिश करते दिखे। हालांकि पीएम ने उन्हें ऐसा करने से बीच में ही रोक दिया। संसद में एनडीए की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपने पार्टी नेताओं, सांसदों और सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बड़े उत्साह के साथ मिले। पीएम ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई। तो वहीं अपने संबोधन के दौरान जब चिराग पासवान ने पीएम से मुलाकात की तो पीएम ने चिराग को गले लगा लिया। इस बीच सुषमा स्वराज की बेटी और नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज जब पीएम से मिली तो पीएम ने उनके लिए स्नेह दिखाते हुए उनके सिर पर हाथ रखा। सोशल मीडिया पर एक बस का वीडियो वायरल हो गया जिसमें कंडक्टर का रजनीकांत अवतार नजर आया। इस वीडियो में दिख रहा है कि ये यात्री पिछले गेट के पास खड़ा था और जैसे ही अचानक गेट से बाहर गिरने वाला था तो कंडक्टर ने तुरंत अपने हाथ से उसे पकड़ लिया, जिससे वो बाल बाल बच गया। दावा है कि ये वीडियो केरल का है। कई लोग इस कंडक्टर की तारीफ कर रहे हैं और उसके इस अंदाज को अभिनेता रजनीकांत के स्टाइल से जोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में एक जिम में घुसे चोर को अलग तरीके से सजा दी गई। उसे जिम मालिक ने ट्रेडमिल पर दौड़ा दिया। दरअसल रात के समय ये युवक जिम में चोरी करने के लिए घुसा था, जिसके बाद जिम मालिक ने इसे ऑनलाइन सीसीटीवी में देख लिया। फिर वो तुरंत जिम पहुंच गया और चोर को पकड़कर ये अनोखी सजा दी। फिर इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हुआ मुकाबला चर्चा में आ गया। दरअसल इस मुकाबले में अमेरिका ने बड़ा उलटफेर किया और मैच टाई होने के बाद पाकिस्तान को सुपर ओवर में शिकस्त दे दी। वैसे सोशल मीडिया पर इस अमेरिकी टीम को इंडिया बी टीम भी कहा जा रहा है और पाकिस्तानी टीम पर काफी मजाक बन रहा है। बता दें कि अमेरिकी टीम में नीतीश कुमार समेत आधे से ज्यादा खिलाड़ी भारतीय मूल के हैं। इसी वजह से पाकिस्तान पर मीम भी बन रहे हैं कि भारतीय बी टीम ने भी पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर फ्रूट जूस कंपनियों के गलत दावों से जुड़ी हुई है। फलों को खाना हो या फिर जूस बनाकर पीना हो, दोनों ही तरह से इनका सेवन काफी फायदेमंद माना जाता है। वहीं फलों में कई बीमारियों को दूर करने की पावर भी होती है। इसमें मौजूद जरूरी पोषक तत्व आपकी कई बीमारियों को दूर करने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि फलों का सेवन हर रूप में सेहत के लिए लाभकारी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मार्केट में बिकने वाला पैक जूस 100% जूस है या नहीं, जैसा उसकी पैकिंग पर दावा किया जाता है। ऐसे में फ्रूट जूस बेचने वाली कंपनियों के झांसे में आने से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। फलों का जूस हम सभी पीना पसंद करते हैं, गर्मियों में तो कुछ ज्यादा ही। ये पीने में तो टेस्टी लगता ही है और सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन क्या आप जो पैकिंग वाला जूस पी रहे हैं उसमें 100% जूस है भी या नहीं, जैसा कि उसकी पैकिंग पर दावा किया जाता है। जो नेचुरल जूस है वो ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट रुक सकता है और ये केमिकल वाला जूस तो 20 दिन 25 दिन एक महीना रख के दुकानदार बेचता है, तो उसमें फ्रूट तो होता ही नहीं है। I would still order fruit juice because it's more convenient. I think it's not good for health, but I'll still prefer that. क्योंकि घर का ही ज्यादा अच्छा होता है। ये लोग पता नहीं कैसे कैसे बनाते हैं, उसे अच्छे से छीलते हैं, धोते हैं नहीं है वगैरह जो भी है, तो अपने घर का ही ज्यादा पसंद करते हैं हम लोग। मार्केट में मिलने वाले डिब्बाबंद जूस को लेकर कंपनियां फ्रेश और 100% फ्रूट्स के इस्तेमाल का दावा करती हैं। लेकिन अब ऐसा दावा करने वाली कंपनियों को जोर का झटका लगा है। ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में कई दावे करती हैं, लेकिन उनकी सच्चाई कुछ और ही होती है। फलों को अच्छी सेहत का खजाना कहा जाता है। अमूमन जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो एक ग्लास फ्रूट जूस जरूर पीते हैं, लेकिन इसे बनाना, घर पे तैयार करना या बाजार जाकर पीना हमारे लिए मुश्किल पैदा करती है। तो हम क्या करते हैं,
हम बाजार से एक पैकेट जूस का खरीद लेते हैं, लेकिन अब FSSAI ने इन तमाम फ्रूट जूस कंपनियों को जो ये दावा करती हैं कि हम आपको 100% फ्रूट जूस बेच रहे हैं, उन्हें एक डायरेक्शन जारी किया है कि अगर आप 100% फ्रूट जूस नहीं बेच रहे हैं तो आप इसका दावा भी मत करिए, क्योंकि अमूमन जो बड़ी कंपनियां आज फ्रूट जूस बेचती हैं उसमें जो मेन कंटेंट होता है वो होता है पानी और शुगर, और थोड़ा सा ही वो फ्रूट पल्प डालते हैं। ऐसे में ये न सिर्फ जो ग्राहक है उन्हें भ्रमित करता है, बल्कि उनके स्वास्थ्य के साथ भी इसको लेकर खिलवाड़ हो रहा है। अब फ्रेश फ्रूट जूस तो लोग घर पे बनाते नहीं है, वो दुकानों से पैकेट ही खरीदते हैं, जो स्वाद में तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें चीनी की मिलावट बहुत होती है। अब ऐसे तमाम फ्रूट जूस कंपनियों को अगर वो फ्रूट जूस बेचते हैं तो इस पर लिखना होगा कि वो 100% फ्रूट जूस नहीं बेच रहे हैं। अगर 1 kg में 15 ग्राम से ज्यादा शुगर का इन्वॉल्वमेंट है तो उन्हें इसे स्वीट जूस कहकर बेचना होगा। फूड सेफ्टी रेगुलेटर FSSAI ने सभी कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो डिब्बाबंद प्रोडक्ट पर 100% फ्रूट जूस का दावा न करें। अगर वे ऐसा दावा करती हैं, तो अपने प्रोडक्ट में उन्हें 100% जूस रखना होगा। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और विज्ञापन के प्रसारण के समय भी ऐसे दावे नहीं कर सकती। FSSAI ने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को साफ साफ कह दिया है कि जो भी जूस निर्माता कंपनियां इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। FSSAI ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए कहा कि केवल मार्केटिंग और विज्ञापन ही नहीं बल्कि जूस के डिब्बों पर लगे लेबल से भी ऐसे भ्रामक दावों को हटाना होगा। सभी जूस निर्माता कंपनियों को ये काम जल्द से जल्द करना होगा। ऐसे में सवाल है कि FSSAI को ये कठोर फैसला लेने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा। कई जूस कंपनियां भ्रामक जानकारियों के साथ अपने प्रोडक्ट्स बेच रही हैं। इस बात की शिकायत FSSAI को मिली थी, जिसके बाद ही उसने ये सख्त निर्देश जारी किए ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके। इतना ही नहीं, ज्यादा शुगर का इस्तेमाल करने पर जूस बनाने वाली कंपनियों को अपने प्रोडक्ट को स्वीट जूस बताकर लेबलिंग करनी होगी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2018 में बताया है कि कोई भी कंपनी जनता को गुमराह करने वाले दावे नहीं कर सकती। FSSAI ने अपनी गाइडलाइन में साफ साफ कहा है कि फ्रूट जूस में सबसे ज्यादा मात्रा में पानी होता है। इसमें थोड़ी मात्रा में फ्रूट जूस या पल्प मिला देने से ये 100% जूस नहीं हो जाता है। लिहाजा ऐसे गुमराह करने वाले दावों पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। FSSAI को मिली शिकायत में ये कहा गया है कि कई कंपनियां लगातार ऐसे भ्रामक दावे कर रही हैं। इससे कस्टमर्स के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। लिहाजा सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को निर्देश दिया गया है कि वो पहले से छाप चुकी पैकेजिंग सामग्री को 1 सितंबर 2024 से पहले खत्म कर लें। कई बार उनका टेस्ट अलग होता है। ये हमने कई बार टेस्ट कर अपने घर पे भी लेके गए, तो मेरे दादाजी और मेरी मम्मी को वो पसंद नहीं आता, वो अपने घर पे ही बनाते हैं, तो पैकेट वाला हमारे घर में यूज नहीं होता है। कई बार देखो चीनी अच्छी नहीं होती है, चीनी कितने सारे लोगों को शुगर वगैरह है, अपने घर की खांड वगैरह जो होती है वो सबसे अच्छी होती है, लेकिन ये चीनी और पानी को मिलाकर कोई फायदा नहीं होता। ये मतलब मेरे हिसाब से तो बेकार ही है। मेरी मम्मी वगैरह ये प्रेफर नहीं करती हैं। अपने घर का ही जो भी है दूध में बनाना जो भी, वो सब चीजें अच्छी होती हैं। ये और जो ये कंपनियां बोल रही हैं ये सब चीजें बेकार है, ठीक है, क्योंकि मिलावट ज्यादा होती है उनमें। फूड रेगुलेटर ने ये भी कहा कि ऐसे दावे भ्रामक हैं। इससे कस्टमर्स को सही प्रोडक्ट चुनने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। FSSAI ने जानकारी देते हुए कहा कि खासकर उन कंडीशंस में जब फ्रूट जूस का मेन इंग्रेडिएंट पानी है, वहीं प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स फ्रूट बहुत ही लिमिटेड मात्रा में मौजूद होता है, जिसके लिए कंपनी 100% का दावा कर देती है। हालांकि कंपनियां पानी और फ्रूट कंसंट्रेट यानी पल्प का यूज फ्रूट जूस बनाने में कर रही हैं। FSSAI ने कंपनियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि ज्यादा शुगर होने पर अपने प्रोडक्ट को स्वीट जूस बताना होगा। सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स से कहा गया है कि वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन के नियमों के दायरे में काम करें। यदि उनके जूस में 15 ग्राम प्रति किलो से ज्यादा शुगर है तो उन्हें अपने प्रोडक्ट को स्वीट जूस के हिसाब से लेबल करना होगा। इससे पहले अप्रैल में FSSAI ने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को हेल्दी ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक में होने वाली मिलावट को लेकर चेतावनी दी थी। FSSAI ने कहा कि वो लगातार फूड सेफ्टी के नियमों को मजबूती से लागू करने की कोशिश करती है और किसी भी कंपनी को भ्रामक दावे करके कस्टमर्स की सेहत से होने वाले खिलवाड़ पर कार्रवाई करती है। ऐसे में फ्रूट जूस बेचने वाली कंपनियों के झांसे में आने से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से नीतू झा, गुड न्यूज टुडे। पैक्ड
फ्रूट जूस बेचने वाली कंपनियों के भ्रामक दावे वाली रिपोर्ट तो आपने देख ली। इसके साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि इस पर जानकारों की क्या राय है, वो पैक फ्रूट जूस के बारे में क्या कहते हैं। तो आइए सुनते हैं। अगर आप ये देखें, सबसे पहले बाहर अगर मार्केट का फ्रूट जूस आप ले रहे हैं तो उसकी आप लेबलिंग चेक करना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस पर देखो कि एफएसएसआई का मार्क है, उस पर जैविक, अगर ऑर्गेनिक ले रहे हैं तो उस पर जैविक भारत लोगो उस पर मेंशन होना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स, आपका एडेड शुगर, इसके सेल्फ लाइफ इंप्रूव करने के लिए इसमें सारा आपका प्रिजर्वेटिव्स ऐड किया जाता है जस्ट टू मेक अ बेटर सेल्फ लाइफ। तो अगर बेटर रहेगा चीजें आपकी फ्रेश फ्रूट जूस या होममेड हो इन हाइजीनिक कंडीशन, तो बेटर की आपका थोड़ा सा हेल्थ के लिए ज्यादा बेटर है चीजें। क्योंकि अगर एक लॉन्ग टाइम के लिए हम ले रहे हैं तो ये चीजें डेफिनेटली नुकसानदायक हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका कैलोरीज जा रहा है और कुछ नहीं है। ये आपका सिर्फ एक कैलोरी डेंस है जस्ट टू मेक फॉर शॉर्ट टाइम की हमें एनर्जी आपको दे रहा है, अदरवाइज ऐसा कुछ ऐसा बेनिफिट नहीं है। जितनी चीजें होममेड होंगी, आपका ये फ्रेश जूस आप बना रहे हो, उसका आपकी प्रॉपर वाइटामिन मिनरल्स आप प्रॉपर मिलेंगे, मतलब वो प्रिजर्वेटिव्स फ्री रहेगा, केमिकल फ्री रहेगा, पेस्टिसाइड वगैरह कुछ नहीं होंगे उसमें, क्योंकि चीजें हाइजीनिक कंडीशन में घर पर बनेगी या फ्रेश आप मार्केट का डायरेक्ट मतलब वैसे आप ले रहे हो। पैक्ड आइटम का चीज यही है कि ये आपका पहले से ही हमारा मतलब जस्ट टू मेक लाइफ शेल्फ लाइफ बेटर, कि इसे पहले से पैक करके रखा जाता है। तो इसमें आपकी प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, कलरिंग ऐड की जाती है, फ्लेवर ऐड किया जाता है कि जैसे बच्चे इसे लाइक करें, बच्चे अपना ले लें, इसे अपना ज्यादा से ज्यादा मेक टू से पैलेटेबल। तो उससे सिर्फ आपका टेस्ट इंप्रूव हो रहा है और शॉर्ट टाइम एनर्जी डेफिनेटली वो दे रहा है, अदरवाइज अदर कोई बेनिफिट नहीं है, हेल्थ बेनिफिट नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवन कल्याण को बताया है आंधी। आइए सीधे लिए चलते हैं आपको न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से उनके घर जाकर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद पीएम बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से भी मिले। वहीं प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। रामनाथ कोविंद वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एनडीए की बैठक में दिया गया बयान वायरल हो गया। इसमें पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करने वाले जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण की तारीफ की और कहा कि वो पवन नहीं आंधी हैं। पवन की पार्टी जनसेना ने लोकसभा की 2 और आंध्र प्रदेश विधानसभा की 21 सीटों पर जीत हासिल की है। जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, ये आंधी है। यूपी के गोरखपुर से फिर सांसद चुने गए रवि किशन दिल्ली के एक पार्क में कसरत करते नजर आए। उन्होंने बताया कि सुबह कुछ समय खुद को देना जरूरी होता है ताकि आप फिट रह सकें। रवि किशन ने इस बार गोरखपुर सीट से 1,03,526 वोटों से जीत हासिल की है। 45 1 आवर शरीर को देना जरूरी, वो आपको बड़ी बड़ी लड़ाइयों से लड़ने के लिए रोज मजबूत करता। दिल्ली शराब नीति मामले में घिरे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं मिली। राउस एवेन्यू कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई 14 जून तक स्थगित कर दी। हालांकि इससे पहले ईडी ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध किया, जबकि केजरीवाल के वकील ने ईडी से जवाब की कॉपी समय पर न मिलने को लेकर सवाल उठाए, जिस पर कोर्ट ने ईडी से कहा कि ये तरीका ठीक नहीं है। महाराष्ट्र के बारामती में कुछ किसानों ने महापुरुषों की प्रतिमाओं का दूध से अभिषेक किया। दरअसल ये किसान हाइब्रिड दूध का दाम 34 रुपए प्रति लीटर करने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने नगर पालिका परिषद के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का दूध से अभिषेक किया। साथ ही तहसील कार्यालय पर मार्च भी निकाला। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आज नरेंद्र मोदी को एनडीए के संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया। इसके बाद शाम 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे। यहां राष्ट्रपति ने उनका अभिवादन किया और भगवान जगन्नाथ की तस्वीर देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने उन्हें प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने और सरकार बनाने का न्योता दिया। अब एनडीए प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में नई सरकार बनाएगी और शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को होगा। टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हो सकता है मेरे सिग्नेचर से कोई लिस्ट बाहर निकल जाए कि ये मंत्री बन गए। हो सकता है कोई बुद्धिमान डिपार्टमेंट भी बांट दे। आप भी किसी का फोन आ जाए तो 10 बार वेरीफाई कीजिए कि जिसने फोन किया है
वो सचमुच में अथॉरिटी है। अदरवाइज कोई भी कहे भाई आपका नाम हो गया है, सुबह परिवार को बुला दीजिए, शपथ समारोह में आना है। हमारे जो इंडिया अलायंस वालों ने इस चुनाव में फेक न्यूज में एक्सपर्टाइज कर लिया, डबल PhD कर लिया उन्होंने। ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए। तीसरी बार मोदी सरकार का चुनावी नारा इस निमंत्रण के साथ साकार हो गया। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। मोदी तीसरी शपथ के लिए अब तैयार हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी को आज सर्वसम्मति से लगातार तीसरी बार एनडीए के संसदीय दल का नेता चुना गया। इसके बाद एनडीए नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया। एनडीए की तरफ से अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे सहित 16 दलों के नेता राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। आज का पूरा सियासी घटनाक्रम नरेंद्र मोदी के नाम रहा। नतीजे आने के बाद से ही जिस कदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के निशाने पर थे, उसका आज प्रधानमंत्री ने चुन चुन कर जवाब दिया। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए। लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। साथियों, इन लोगों का जो व्यवहार रहा है 4 तारीख के बाद, मैं आशा करता था कि वे लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार से लगता है कि शायद उनमें ये संस्कार आए। इसके लिए हमें और इंतजार करना पड़ेगा, और तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। और ये वो लोग हैं जो खुद की पार्टी के पीएम का अपमान करते हैं, उसके निर्णयों को फाड़ देते थे। खुद की पार्टी को विदेशी मेहमान आ जाए तो उसके लिए चेयर नहीं होती थी। ये सारे दृश्य आपने देखे। नतीजे आने के बाद से ही विपक्षी खेमे में जबरदस्त उत्साह दिख रहा था। आज प्रधानमंत्री ने उस जश्न को भी टारगेट किया। कहा कि कांग्रेस ने पिछले 3 लोकसभा चुनाव में जितनी कुल सीटें जीती हैं, उससे कहीं ज्यादा सीट बीजेपी ने इस चुनाव में जीता है। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। गठबंधन के इतिहास में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है। लेकिन कोशिश ये की गई कि इस विजय को स्वीकार न करना, उसको पराजय के छाया में डुबो के रखना, लेकिन उसकी ऐसी चीजों की बाल मृत्यु हो जाती है, और हो भी गई। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। असल में नरेंद्र मोदी ने जीवन में कभी गठबंधन की सरकार नहीं चलाई, ना ही राज्य में और ना ही केंद्र में। पिछले 22 सालों से वो पूर्ण बहुमत पाकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने हैं। इस बार पहली बार उनके नेतृत्व में बीजेपी की सीटें बहुमत से पीछे रह गई हैं। हालांकि चुनाव से पहले अलायंस हो चुका था और जनता ने उस अलायंस में भरोसा भी दिखाया है, पर विपक्ष इसे बैसाखी वाली सरकार बता रहा है। ये 3 हार हुए हैं प्रधानमंत्री की, व्यक्तिगत हार, राजनीतिक हार और नैतिक हार, और अपने खुद के सीट में 1.5 लाख वोटों से कम से जीते हैं। कैसे वो कह सकते हैं मेरी जीत हुई है? ये मोदी की हार है। और अचानक
ये एनडीए का जो भूत है उन्होंने उसको उनमें ऑक्सीजन फूंकने की कोशिश की है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये 1/3 प्रधानमंत्री हैं। शुरू से मोदी जी बैसाखी पे चल रहे हैं। परमात्मा मोदी जी खुद अभी बैसाखी लेकर चल रहे हैं। ये 2 बैसाखी, एक तो है नीतीश कुमार जी, दूसरे है चंद्रबाबू नायडू साहब। ये 2 बैसाखी को संभाल के चलना पड़ेगा उनको, कब गिर जाएगी पता नहीं। शुरू से ही ये सरकार जो बन रही है, ये सरकार के अंदर लड़खड़ाना शुरू हो चुके हैं। विपक्ष जो भी कहे, पर सच तो यही है कि फिलहाल नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, जिसमें दुनिया भर के कई नेताओं को बुलाया गया है। पाकिस्तान को छोड़कर सभी पड़ोसियों को न्योता गया है। यानी आगे देश की डिप्लोमेसी किस राह चलेगी, इसकी भी झलक शपथ ग्रहण के दिन मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आ गए धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। आम लोगों के लिए राहत की खबर है। आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों को 6.5% पर बरकरार रखा है। यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी EMI भी नहीं बढ़ेगी। ये लगातार 8वीं बार है जब आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश के लिए अच्छी खबर है। आरबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके 7% रहने का अनुमान जताया था। आरबीआई की ओर से जीडीपी को लेकर गुड न्यूज देने के बाद लगातार तीसरे दिन भी शेयर बाजार में भारी उछाल देखने को मिला। सेंसेक्स 1619 अंक चढ़कर 76,693 के रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 469 अंक उछलकर 23,290 की ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ। सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 150 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 73,650 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमत 2600 रुपए उछली। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 95,900 रुपए पर पहुंची। और आइए अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। कैंसर, जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन आज बात उस बहादुर मौलिक की करेंगे जिसने इस बीमारी के होते हुए भी एक सपना देखा। उसने पहले कैंसर को हराया, अब वो कैंसर का ही इलाज करेगा। असल में उसने नीट की परीक्षा पास कर ली है, वो भी ऐसे वैसे नंबरों से नहीं बल्कि टॉपर बनकर। हौसला हो तो जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल पड़ाव को भी पार किया जा सकता है। ये साबित किया है मुंबई के घाटकोपर इलाके में रहने वाले 18 साल के मौलिक पटेल ने, जिन्होंने अपने मजबूत हौसलों से जिंदगी की रेस भी जीती और सपनों के करीब भी पहुंचे। मौलिक करीब 3 साल तक कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझते हुए भी नीट टॉपर बने हैं। उन्हें 720 में से 715 नंबर मिले हैं। मौलिक का ये सफर आसान नहीं था। महज 15 साल की उम्र में जब वो 11वीं में थे, उन्हें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने आ घेरा। डॉक्टरों ने जब इसे कंफर्म किया तो माता पिता समझ नहीं पाए कि मौलिक जैसे होनहार बच्चे का भविष्य अब क्या मोड़ लेगा। लेकिन मौलिक को पता था कि उसे क्या करना है। उसका सपना है ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर स्पेशलिस्ट बनने का, और इसके लिए उसे पहले नीट की परीक्षा पास करनी थी। सो उसने इसके लिए जी तोड़ मेहनत की। ये करना तो मुझे अच्छा पसंद ही था, मतलब ड्रीम ही था मेरा डॉक्टर बनना। सो मैंने मतलब डिटरमाइन था कि भले ही ट्रीटमेंट भी चल रही हो मेरी, फिर भी मैं मतलब पढ़ूंगा ही। और हॉस्पिटल बेड्स में भी बुक लेके जाता था। घर पे भी साइड इफ़ेक्ट्स हुए कीमोथेरेपी के, हेयर लॉस हुआ, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, बट फिर भी मैंने ट्राई किया कि इसको जितना इग्नोर कर सकता हूँ उतना इग्नोर करूँ और अपनी प्रिपरेशन जारी रखूँ, क्योंकि नीट तो क्लियर करने का सपना था ही और डिटरमाइंड था करने के लिए। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे लड़ने के लिए इंसान का दिमागी तौर पर मजबूत होना बेहद जरूरी है। ये हौसला मौलिक ने दिखाया।
इलाज की चुनौतियों से जूझते हुए भी कभी हिम्मत नहीं हारी। अपनी इकलौती संतान के भविष्य को लेकर माँ बाप का विश्वास भले ही एक बार को डगमगाया, लेकिन मौलिक को खुद पर भरोसा है और उसके इसी भरोसे पर भरोसा करके माता पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी बेटे के इलाज पर खर्च कर दी। माँ ने अपने गहने तक बेच डाले ताकि मौलिक अपने सपनों को जी पाए। मेरा और वाइफ का आत्मविश्वास डग गया था, पर उनके वजह से हमको बहुत हिम्मत मिलता था, क्योंकि वो ऐसी बीमारी में भी पढ़ाई नहीं छोड़ रहा था और उसका तो हमको पहले से मालूम था कि वो पढ़ने में बहुत होशियार है और उसका ड्रीम ही था कि डॉक्टर बनने का है, और ये बीच में ये बड़ी बीमारी आ गई तो उसका मोरल तो टूटा ही नहीं, पर हम उनकी वजह से हमारा मोरल बरकरार है, ऐसा लग रहा है। मौलिक इस बात में यकीन रखता है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसने मानी भी नहीं, तभी तो वो हार से आगे बढ़कर जीत की कहानी लिख सका। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ बड़ोदरा से दिग्विजय पाठक, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी देश के नेताओं की पढ़ाई लिखाई की। जी हां, इस बार के लोकसभा चुनाव में एक बात तो साफ हो गई है कि अब देश की जनता अनपढ़ नेताओं को नहीं चाहती। चुनाव और नेताओं का लेखा जोखा रखने वाली संस्था एडीआर यानी कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट तो यही कहती है। एडीआर की रिपोर्ट में यह दिलचस्प बात सामने आई है कि उम्मीदवार जितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके जीतने की संभावनाएं उतनी ज्यादा है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में ऐसे सभी 121 उम्मीदवार चुनाव हार गए जिन्होंने खुद को अनपढ़ बताया था। इससे ये जाहिर होता है कि देश की जनता को अब अनपढ़ नहीं बल्कि पढ़ा लिखा नेता चाहिए। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि इस चुनाव में जीते 105 यानी कि 19% उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि कक्षा 5 से कक्षा 12वीं तक पढ़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन 105 उम्मीदवारों में 2 5वीं क्लास तक पढ़े हैं, 4 8वीं तक, 34 10वीं तक और 65 उम्मीदवार 12वीं तक पढ़े हैं। वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में जीते 420 यानी कि 77% उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएट या फिर इससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। इसके अलावा 17 चुने गए लोकसभा सांसदों के पास कोई डिग्री तो नहीं है, लेकिन डिप्लोमा किए हुए हैं। जबकि इस चुनाव में जीता एकमात्र उम्मीदवार ऐसा है जो कि सिर्फ पढ़ना लिखना जानता है। रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई है कि चुने गए सांसदों में से ज्यादातर ने अपना पेशा खेती और समाज सेवा बताया है। वहीं 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए 7% सांसद पेशे से वकील हैं, जबकि 4% डॉक्टर हैं। रिपोर्ट से साफ है कि देश की जनता चाहती है कि संसद में उनका प्रतिनिधित्व करने वाला नेता ज्यादा से ज्यादा पढ़ा लिखा हो, ताकि उनके मुद्दों को सही तरह से सदन में रख सके। देखिए, अगर हम इस बार के जो रिजल्ट्स आए हैं, इसमें लगभग 77% सांसद है वो या तो ग्रेजुएट है या फिर उनके पास हाई डिग्री है। किस तरह से देखते हैं इस? क्या है, आप जैसे जानते होंगे कि पहले 90s के टाइम की देखते एमपीज आते थे चुन के, तो या तो अनपढ़ ही होते थे कुछ लोग, क्योंकि लोकतंत्र जो हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें क्या है, कोई भी जिसके साथ भीड़ इकट्ठी है जो वोट कलेक्ट कर सकता है वो लीडर बन सकता था उनका। तो उसको देखते हुए उनको लेकिन पता नहीं था कि भी पॉलिसीज कैसे बनानी है, एडमिनिस्ट्रेशन रन कैसे करनी है। लेकिन अब जो हम देखेंगे कि पढ़े लिखे लीडर्स जब हमारे सांसद में बैठेंगे, आगे संसद में बैठेंगे, तो उसको हम अच्छी पॉलिसीज मेकिंग के लिए उसको यूज कर सकते हैं। जी, अगर जब पढ़े लिखे हमारे सांसद आएंगे तो जो भी पॉलिसीज बनेगी हमारे देश के लिए, और लोगों को जितनी भी मूलभूत समस्या है उसको ध्यान में रखते हुए बनेगी। भेड़ बकरियों की चाल की तरह नहीं, जब किसी के पक्ष में कोई भी चीजें उठ गया, उसके ना जानकारी है उसके बारे में हमने हाँ बोल दिया, वैसे नहीं। जो हमारे अगर जब पढ़े लिखे सांसद जा रहे हैं संसद में, तो पॉलिसीज पढ़ेंगे, उसको सारी चीजों को समझेंगे, जो भी चीजें होगी लोगों को समस्याओं को देखेंगे जो है क्या, उसको संसद में ले जाकर उसको उठाएंगे। एक मतलब जो वे बनेगी, जब बढ़िया डेवलपमेंट किया जा सके, लोगों की समस्या जो भी है उसको सॉल्व किया जा सके, जो प्रॉब्लम है उसको। जो अपने एजुकेटेड लीडर्स हैं वो मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे नॉर्मल प्रॉब्लम्स जो क्या कुछ हो रही है अपने देश में, और इस हिसाब से वो ज्यादा अच्छे तरीके से उनको सोल्व भी कर पाओगे सारी चीजें अच्छी। ठीक है, अगर लोग पढ़े लिखे मतलब सांसद गए हैं और आगे अब डेवलपमेंट होएगी, पढ़े लिखे के कारण नहीं होएगी ना। अगर अनपढ़ वहाँ चला जाएगा तो फिर कुछ ना हो पाएगा, देश पहले की तरह चले जाएगा, आटा दाल पर ही सीमित रह जाएगा। पहले तो ऐसे है कि जैसे पहले समय में हम देखते थे कि लोगों की मेंटालिटी ये थी कि हम उसको वोट देंगे जो हमारी नीड्स पूरी करेगा। अब क्या हो गया है कि लोगों को मालूम पड़ गया है कि जो भी लोग हैं
उनको अपनी ज़रूरतों की तो है अब, पर उसके साथ साथ जैसे पढ़े लिखे, जब आपने बताया है जैसे ये पंजाब में से मीत हेयर जीते हैं पीछे, उन्होंने अपने गांव के लिए, अपने गांव के लोगों को फंड्स वगैरह दिए हैं और उनके लिए विकास किया है। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।